दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ। ये एक कृष्णचंद्र द्वारा लिखी हुई बड़ी ही अच्छी कहानी है और कृष्णचंद्र हास्य व्यंग्य की कहानियाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर कहानी पढ़ेंगे। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। आईने के सामने कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध रचना है, उसमें से लिया गया है। कृष्णचंद्र, लेखक का परिचय। जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरा कला में। प्रमुख रचनाएं आपकी हैं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है ये, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये आपके उपन्यास हैं। आपको साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1977 में आपका देहांत हो गया। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे इने गुने गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू और कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ें तो कोई हैरत नहीं। यानी कि हास्य व्यंग्य में अक्सर थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, क्योंकि वो हास्य और विशेष रूप से हास्य का कारण तभी बन पाती हैं। यदि आप मोटे आदमी को सहज सामान्य आदमी कहोगे तो फिर कहाँ से हास्य पैदा होगा। तो आप मोटे आदमी को या तो व्यंग्य में पतला कहो या मोटे को थुलथुला कहो, तो इस तरह से हास्य की स्थिति पैदा होगी जब थोड़ा सा अति बताना पड़ेगा। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो हम जामुन के पेड़ के माध्यम से कार्यालय का एक
रूप हम देखेंगे, कहाँ पर क्या स्थिति, किस तरह की बेईमानी, भ्रष्टाचार वहाँ पर है, और हंसी के साथ साथ चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया। सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी कि सबने अपने अपने नेम के अनुसार अपने से उच्च श्रेणी के अधिकारी को, व्यक्ति को बताया, और सब लोग एकत्रित हो गए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। यानी कि अभी तक लोग जामुन के पेड़ की बात कर रहे हैं, आदमी की कोई चिंता नहीं है। ये स्थितियां हैं। हाँ, ये आदमी, सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है? एक सुस्त, कमजोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। यानी कि सब मिलकर काम करें तो हो सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रीडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, यानी कि उनसे पूछ लूँ पेड़ हटाना है, नहीं हटाना है, क्या करना है। सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। कितना बड़ा यथार्थ है और कितना बड़ा व्यंग है। हमारे यहाँ पर विभागों में, डिपार्टमेंटों में इस तरह फाइल चलती रहती है, काम होता नहीं है। और कितनी इमरजेंसी वाला काम है, इसके लिए भी आपको जब तक ऑफिस या आदेश नहीं आ जाए, ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाए, तब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो। यानी कि व्यक्ति मरता है तो मर जाने तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन फाइल के अनुसार काम होना चाहिए। कितना गजब व्यंग है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रीडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। देखिए, मौत के मुंह में आदमी पड़ा हुआ है, तब भी विभाग देखा जा रहा है, तब भी इलाके काम देखे जा रहे हैं कि कौन क्या करता है, वही काम करे। यहाँ इंसानियत और काम के प्रति जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो किस तरह से ख़त्म होती जा रही है, उनके ऊपर कटाक्ष है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। यानी कि एक दिन तो बीत गया है, वो व्यक्ति अभी पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये कहानी है वैसे, लेकिन यथार्थ में ऐसा होता है। ये बड़ी विडंबना है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है।
जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद न हटाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी, वरना इजाज़त मिल नहीं रही थी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, यानी कि चिंता मत करो, तुम बच जाओगे। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। वाह, कितना बड़ा कटाक्ष है। निश्चित रूप से स्थिति यही हो रही है कि आदमी कट कट के मर रहा है, तिल तिल के मर रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, और पेड़ का वहीं का वहीं रहेगा। पेड़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे बचाना बहुत जरूरी है आदमी के बजाय, और आदमी को काट दो। क्या व्यंग है। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। यानी कि ये उनको सूझ ही नहीं रहा है कि आदमी को काट दिया जाएगा तो मर जाएगा। ये चिंता भी स्वयं वो आदमी ही कर रहा है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। वाह, मेडिकल डिपार्टमेंट से व्यक्ति भी आ गया है, ऑपरेशन भी करने की योजना बना ली है। आदमी मर जाएगा, बाकी ऑपरेशन हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाएगी। जब आदमी मर जाएगा तो फिर क्या काम का सारी चीज़ें। लेकिन नहीं, ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें होती हैं, प्रैक्टिकल में होती हैं, यथार्थ में होती हैं। इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी जिसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम हमारे लिए काम तो करोगे, हमारी चिंता तो करोगे, लेकिन जब तक हमें बचाने के लिए आओगे, हमारी खबर लोगे, तब तक तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी जल्दबाजी, ऐसी काम करने की पद्धति का क्या फ़ायदा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरीट तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे।
कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। आदमी दबा हुआ है, वो शायरी करता है, इस बात का पता चलते हुए पहले उससे शायरी सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, अपनी कविताओं पर उसकी टिप्पणी, उसके कमेंट्स ले रहे हैं उसको बचाने के बजाय। ये यथार्थ है बिल्कुल। यानी कि परिस्थिति में व्यक्ति कौन सी समस्या का सामना कर रहा है, उसका समाधान न करके व्यक्ति अपनी समस्या का उसको सामने रख रहा है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेर गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र। मेंबर चुनने की खुशी और उसका प्रमाण उसे दिखाया जा रहा है, उसे निकालने के बजाय। अभी वो जिस मौत के मुंह में पड़ा हुआ है उससे नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि अलग प्रकार की खुशी जाहिर की जा रही है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराहकर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। यानी कि दूसरा काम कर सकते हैं, तुम्हें बचा नहीं सकते, फिलहाल तुम मौत के मुंह में पड़े हो। तो मैं अभी जीवित हूँ, कवि ने रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो, क्यों मार रहे हो अभी से? मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, यानी काम जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। वाह, कितनी जल्दी जान बच रही है उसकी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है, उसके बाद तो बचा लिया जाएगा। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना गजब व्यंग है कि इस तरह से बड़े ओहदे पर काम करने वाले लोगों की बातों का, उनके पेड़ों का कितना ख्याल रखा जाता है। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? विद्यार्थियों, यहाँ पर ये समझिए, जिस तरह से अमेरिका के बहुत सारे दबाव, हस्ताक्षर, उनके जो समझौते होते हैं, उनको हम स्वीकार करने के लिए कितने लोगों को बलिदान कर देते हैं, ये बहुत। और दूसरी बात, सरकारें जब किसी के संगठन में चलती हैं तो दूसरे व्यक्ति के समर्थन के चक्कर में कई चीज़ें हमें जनता की खराब करनी पड़ जाती है। देश के हित के बारे में नहीं सोचा जाता है, यानी कि उस संबंध को निभाने के लिए, उस समझौते को निभाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अनेक परतों पर, अनेक स्तरों पर, अनेक क्षेत्रों में
कटाक्ष है, व्यंग है। रचनाकार बड़ी बात कहने का प्रयास कर रहा है इस छोटे इशू के माध्यम से। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम को 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ जामुन का पेड़। सामान्यतः एक व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को समाप्त कर देता है और विभागों में फाइलें कैसी अटकती हैं, कैसे काम होता है, उस पूरी चीज़ की धांधली को, बेईमानी को, भ्रष्टाचार को, अनैतिकता को व्यंग के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी में कहानीकार ने स्पष्ट किया है, समझाने का प्रयास किया है। और यथार्थ में इसी तरह से कार्य होने की जो पद्धतियाँ हैं वही बेईमानियों को अग्रसर करती हैं, बढ़ावा देती हैं। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम अलग वीडियो बनाएंगे। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।